बहू, अपनी ननद का सामान बांध दो। शुक्ला जी की तबीयत ज़्यादा सही न होने की वजह से उनकी पत्नी सरला जी ने इस घर की बागडोर अपने हाथों में लिए हुए थी। बेटा अनिरुद्ध और बहू रेवती पर पूरा कंट्रोल था। दो पोते जो अब बड़े हो रहे थे, लेकिन मजाल क्या कि कोई काम खुद की मर्जी से कर लें। दूसरा बेटा अनुज अपना सब परिवार लेकर दिल्ली में रहता है। सरला जी की इकलौती बेटी प्रिया की शादी बनारस में ही हो गई। माँ की दुलारी बेटी का रोज मायका आना जाना लगा रहता था और सरला जी बेटी को देख ये भूल ही जाती कि बेटी अब खुद माँ बन गई है। बेटी को देखते ही माँ की ममता का समंदर छलक उठता। जब भी प्रिया एक दिन के लिए मायके आती, रसोई में पकवानों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। उस दिन उनकी बहू का पूरा दिन रसोई में ही बीतता। लेकिन मजाल क्या कि माँ बेटी के मुंह से रेवती के लिए प्यार के दो बोल निकल जाएं। उल्टा ना तो उसे कुछ खाने को पूछा जाता और उन पकवानों में कितनी कमियां निकाली जाती। और प्रिया का इस तरह का मायके भ्रमण महीने में 3-4 बार तो हो ही जाता। रेवती के दोनों बेटों को ही पसंद नहीं था कि उनकी दादी उनकी माँ के साथ नौकरों सा व्यवहार करे। कितनी बार खुद अनिरुद्ध जी ने माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन रेवती ने उनके कदम रोक लिए। सरला जी जब कभी भी बेटी का उदास चेहरा देख लेती तो सारा दोष रेवती के सर मढ़ देती और जोर जोर से चिल्लाने लगती कि मैं जानती हूँ कि तू नहीं चाहती कि मेरी बेटी यहाँ आए, लेकिन कान खोल कर सुन ले, अगर मेरी बेटी को जरा भी दुख हुआ तो मैं इस घर में किसी को नहीं रहने दूंगी। सासू माँ के मुख से कड़वी बातें सुनकर भी रेवती मुस्कुराती रहती और किसी तरह प्रिया को मनाने में लग जाती। रेवती के बेटे माँ से हमेशा कहते, माँ दादी इतना बुरा भला कहती है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमें क्या निकालेगी, हमें यह घर छोड़कर उन्हें छोड़कर चलते हैं ना। तो रेवती बोल पड़ती, खबरदार जो दादी के बारे में कुछ भी कहा तो ऐसे ही मुझे भी कुछ दोनों छोड़कर चले जाना जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। दोनों बच्चे माँ की बातें सुनकर चुप हो जाते हैं। एक सुबह रेवती उठी तो देखा कि माँ अपनी नियत जगह पर नहीं बैठी है। रोज सुबह बड़े से आंगन में एक खंभे के पास मोड़ा लेकर बैठे बहू को 4 बातें सुनाने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन आज नहीं। रेवती भागकर उनके कमरे में गई तो देखा वह बेहोश पड़ी हैं। डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि पक्षघात हुआ है। बाएं तरफ का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, लेकिन ईश्वर की दया से उनकी आवाज़ नहीं गई थी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कुछ हुआ ना हो। बस अब क्या था। सरला जी अब बिस्तर पर लेटी थी। बेटी प्रिया रोते बिखरते पहुंची। अनुज भी अपना परिवार लेकर आया। रोग से ग्रस्त सरला जी अपने छोटे बेटे बहू और बेटी को देख गदगद हो गईं। रोग की भयावहता और अपनी कमजोरी को जैसे भूल गई हैं। बातों बातों में अभी भी कुछ ताने रेवती को ही सुना देती। 2 दिन बाद अनुज माँ से बोल पड़ा, माँ अब जाऊंगा, इजाज़त दे दो। ठीक है जा, लेकिन बहू को मेरे पास छोड़ दे, आदेश देते हुए यूं बोली जैसे बस कहा और बेटे ने सर झुकाकर मान लिया। अनुज ने कहा, रोशनी कैसे रुकेगी, बच्चों की पढ़ाई भी तो है, हम फिर आएंगे, कहकर बेटे ने माँ से विदा ली। इस बात से सरला जी को एक झटका लगा, लेकिन फिर अपने मन को यह सोचकर मना लिया कि चलो मेरी बेटी मेरे पास है। अगले दिन प्रिया पास ही बैठी थी। सरला जी बोल पड़ी, प्रिया लगता है मेरा डायपर गीला हो चुका है, मुझे कुछ गीला गीला सा महसूस हो रहा है, ज़रा बदल दे। बहू अभी बता कर गई है सब्जियां लेने, अभी समय लगेगा उसे आने में। नहीं नहीं माँ, थोड़ा रुक जाओ, भाभी आती होंगी, मुझसे ना हो पाएगा ये। आप तो जानती हो ना मुझे
गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। बेटी के मुंह से अपने लिए ये सुनकर एकदम सन्न पड़ गई सरला जी, जैसे उस दिन नहीं पक्षपात ने आज शरीर को छुआ हो। वो चुप थी, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रेवती आई। माँ की आंखों से आंसू बहता देख घबरा गई। माँ, कुछ दुख रहा है क्या? कोई तकलीफ है क्या? बोलिए ना माँ। लेकिन सरला जी ने कुछ नहीं कहा। कहती भी क्या, जिस बेटी को आज तक चंदन की तरह माथे पर रखा, उसे आज वो गंदगी लग रही है। दूसरे दिन एक मैगजीन लेकर आकर माँ के पास बैठ गई। तभी प्रिया का फ़ोन बज उठा। प्रिया ने फ़ोन उठाया। हेलो। हाँ मम्मी जी, प्रणाम। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती। आप तो जानती हैं ना, माँ बिस्तर पर है, कितना कुछ करना होता है मुझे। भाभी अकेले कैसे सब कुछ संभालेगी? जी, जल्दी ही लौटने की कोशिश करूँगी, कहकर प्रिया ने फ़ोन काट दिया। सरला जी देख रही थी कि बेटी इतना झूठ बोल रही है। उनकी सेवा तो दूर, एक गिलास पानी भी नहीं ले रही है खुद से। गुस्से से कांपते होठों को काबू में करते हुए चिल्लाती हुई बोल पड़ी, रेवती बहू, सुन रही है? कहाँ है तू? जल्दी आ यहाँ। रेवती रसोई में थी। शायद आवाज़ देर से पहुँची। घबराई सी कमरे में आई तो प्रिया बरस पड़ी। क्या भाभी, माँ कब से बुला रही है? सुनती क्यों नहीं हो? हाँ माँ, क्या बात है, बोलिए। उनके चेहरे की तरफ झुकती हुई बोली तो सरला जी ने कहा, बहू जा, अपनी ननद का सामान पैक कर दे। उसकी सासू माँ का फ़ोन आया था, वह आज अपने घर जाएगी। उसे भी तो अपना घर संभालना है। और हाँ सुन, अनिरुद्ध से कहकर मिठाई भी भिजवा देना साथ में, यह अभी जाएगी। प्रिया ने माँ की बातें सुनी तो बोल पड़ी, लेकिन माँ, मैं तो कह रही थी। नहीं, तू जा, मेरी बहू है, वो मुझे संभाल लेगी, तू अपनी गृहस्थी संभाल। प्रिया समझ गई कि माँ गुस्से में है, सो वह चुपचाप चली गई और सरला जी ने चुपचाप अपनी आंखें मूंद ली। शायद वह अपनी ही गलतियों का हिसाब किताब कर रही थी। कुछ दिनों तक रेवती के अथक प्रयास और सेवा से वो थोड़ा उठने बैठने लगी। वाणी एकदम मधुर हो गई थी, किसी से कोई शिकायत नहीं, यहाँ तक कि प्रिया और अनुज से भी नहीं। प्रिया अभी भी माँ से मिलने आती तो रसोई में वैसे ही पकवान बनते, लेकिन अंतर इतना था कि तब उन पकवानों को खाने से पहले सरला जी बहू को भी अपने पास प्यार से बुलाकर बैठाती और बहू सास के बीच मौन संवाद हो गया था। सरला जी ने अपनी आंखों से ही बहू से माफ़ी मांग ली और रेवती ने भी अपनी चिरपरिचित मुस्कान से उन्हें बता दिया कि माँ हो, जैसी भी हो, अच्छी हो, हमें कुछ कहने का अधिकार आपका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।